मेराज दीन की जिंदगी की एक ही आरजू थी जिसके पूरा होने का ख्वाब वो रोज देखा करता था कि उसका बेटा वक्कास दीन एक दिन मास्टर बने और बच्चों को पढ़ाए। खुद वक्कास को भी मास्टर बनने का शौक था, शायद इसलिए कि वो बचपन से अपने बाप के मुंह से यही जुमला सुनता आया था, वक्कास दिल लगाकर पढ़, तूने बड़े होकर मास्टर बनना है। यूं वो जागती आंखों से ये सपना देखा करता कि बहुत से बच्चे टाट पर बैठे हैं और वो एक कुर्सी पर बैठा उन्हें पढ़ा रहा था। वक्कास के गांव में स्कूल सिर्फ प्राइमरी तक था, सेकेंडरी स्कूल दूसरे गांव में वाक़ था और वहां जाना खासा मुश्किल काम था। 1.5 घंटे का सफर खेत और पगडंडियों से गुजरकर जब गांव की हुदूद खत्म होती तब नाला पार करके दूसरे गांव की हुदूद शुरू होती। मगर वक्कास इन तमाम मशक्कतों को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करता था। मेराज दीन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो काश्तकारी करता था। उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियों को भी पढ़ने का बेहद शौक था, मगर नजदीकी गांव में कॉलेज न होने की वजह से वो मैट्रिक के बाद घर बैठ गई थी। वक्कास की पढ़ाई और रिहाइश के अखराजात के लिए काफी रकम दरकार थी। मेराज दीन के लिए यह मुमकिन न था कि इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त खुद से कर सके। वो सख्त परेशान रहने लगा। तब उसकी बीवी सुरैया बीबी ने मशवरा दिया कि वो अपनी बकरियां फरोख्त कर दे। यूं वक्कास का कॉलेज में दाखिला हो गया और हॉस्टल में रहने का बंदोबस्त भी हो गया। इसी दौरान मेराज दीन की बड़ी बेटी की बात भी पक्की हो गई। 4 माह बाद उसकी शादी तय थी। सुरैया बीबी ने शौहर से कहा, अब जबकि वक्कास की पढ़ाई का मसला हल हो गया है तो बेटी की शादी के लिए भी कुछ बंदोबस्त करें। मजबूरी के आलम में मेराज दीन अपने गांव के जागीरदार मलिक सरफराज के पास गया और सारी सूरत हाल बयान करके माली मदद की दरख्वास्त की। मलिक सरफराज ने मुशफिक लहजे में कहा, रकम तो मैं दे दूंगा, मगर इसके लिए तुम्हें अपनी जमीन के कागजात बतौर जमानत मेरे पास रखने होंगे। इसके बगैर मैं कर्ज नहीं दे सकता। यह सुनकर मेराज दीन घबरा गया, लेकिन बेटी की शादी के लिए वो मजबूर था। उसने जमीन के कागजात मलिक सरफराज के हवाले कर दिए और बदले में मतलूबा रकम हासिल कर ली। घर पहुंचकर उसने सारी बात सुरैया बीबी को बता दी। सुरैया बीबी बेहद परेशान हो गई और बोली, तुमने बहुत बड़ी गलती की कि जमीन के कागजात मलिक के हवाले कर दिए। अगर मुझे इस शर्त का इल्म होता तो मैं हरगिज इजाजत न देती। मेहराज दीन ने थके हुए लहजे में कहा, ऐसे ही कर्ज दिया जाता है, जमानत तो देनी पड़ती है। अगर मैं कर्जा वापस ना कर सका तो जमीन जब्त हो जाएगी, मगर हमारी जमीन तो कर्ज की रकम से कई गुना ज्यादा है। खुदा इनका बेड़ा गर्क करे। ये जागीरदार खुद को जाने क्या समझते हैं, जानते हैं कि हम जैसों की मजबूरियां क्या हैं, मगर फायदा उठाते हैं। हमारे अपने भी हमारी तरह गरीब हैं, कोई और हमें कर्ज नहीं दे सकता था। मुझे तो हर हाल में बेटी की शादी करनी थी। अगले महीने मेराज दीन की बेटी की रुखसती हो गई और उसने सुकून का सांस लिया। वो अपनी छोटी सी जमीन पर काम करता था, लेकिन आमदनी बमुश्किल घर का खर्च पूरा करती। अब तो उस पर कर्ज का बोझ भी आ गया था। वो सुबह से शाम तक कोल्हू के बैल की तरह काम करता। पहले कभी कुछ फुर्सत मिल जाती थी, लेकिन अब कर्ज के बाद फुर्सत का तसव्वुर ही खत्म हो गया था। वक्कास की तालीम पर भी मुसलसल पैसा खर्च हो रहा था। एक दिन मलिक सरफराज ने उसे बुला लिया। वो उसके डेरे पर पहुंचा, जहां मलिक सरफराज एक तख्त पर गाव तकिए से टेक लगाए बैठा था और बाकी लोग कालीन पर नीचे बैठे थे। मेराज दीन ने सलाम किया और कोने में बैठ गया। मलिक सरफराज ने पूछा, हां भाई मेराज, तुम्हारे इरादे क्या है? कर्ज की रकम वापस करने का बंदोबस्त किया है तुमने? मेराज दीन ने थके लहजे में जवाब दिया, अभी कहां मलिक साहब, मेरी जमीन से जो फसल तैयार होती है वो बमुश्किल घर का खर्च पूरा करती है। कर्जा कहां से उतारूं? मलिक सरफराज ने तेज लहजे में कहा, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि बेटे को इतनी पढ़ाई मत कराओ। फजूल में इतना पैसा उसकी तालीम पर लगा दिया। अब भुगतो, तुम्हारे कर्ज पर सूद बढ़ता जा रहा है। ना तुम असल रकम उतार सके हो, ना सूद। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी जमीन जब्त हो जाएगी। मिराज दीन हैरत और बेबसी के आलम में मलिक सरफराज को देखने लगा। उसने दरख्वास्त की कि उसे कुछ महीने की मोहलत दी जाए। इस बार फसल की कटाई पर वो कुछ रकम देकर कर्ज उतारने की कोशिश करेगा। बख्तावर ने मटके से पानी निकाला और गटागट पी गई। खाली पेट पानी पीने से पेट में एक तेज दर्द की लहर उठी तो वो चारपाई पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद तबीयत कुछ संभली तो उसकी नजर सामने कमरे में काम करती अपनी बेटियों पर पड़ी। बड़ी बेटी समरा बड़ी दिल जमई से जमीन पर लिहाफ फैलाए डोरे डालने में मसरूफ थी, जबकि मंजली बेटी दुपट्टे पर करोशिया का काम कर रही थी।
दोनों शादी के काबिल हो चुकी थीं, मगर बगैर जहेज के कोई उनसे शादी पर आमादा न होता। उनके घर में तो बमुश्किल 6 अफराद का खाना पूरा होता था। बख्तावर और सिकंदर की 4 औलादों में 3 बेटियां और 1 बेटा आकिब शामिल था। जिस दिन आकिब पैदा हुआ था, सिकंदर ने फौरन मस्जिद जाकर शुक्राने के नफल अदा किए थे और बेटे के नेको साले होने की दुआएं मांगी थीं। सिकंदर एक बंगले में ड्राइवर था। उसकी कलील आमदनी में बमुश्किल गुजारा हो पाता। बच्चों को उन्होंने सरकारी स्कूल में दाखिल कराया हुआ था। समरा और फौजिया मैट्रिक के बाद घर बैठ गई थीं और अब सिलाई, कढ़ाई, मसालों की पैकिंग और हल्के फुल्के कामों में मसरूफ थीं। रोज बरोज बढ़ती महंगाई के बायस सिकंदर ने बैरूने मुल्क, खासतौर पर सऊदी अरब जाने का फैसला किया। इस सिलसिले में एक एजेंट से बातचीत चल रही थी। बख्तावर को अपनी छोटी बेटी और बेटे के स्कूल से वापस आने का वक्त याद आया। वो चारपाई से उठी और बैरूनी दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली में झांकने लगी। कुछ ही देर में आकिब और जीनत बैग लटकाए आते दिखाई दिए। दोनों ने करीब आकर सलाम किया और अंदर दाखिल हो गए। जब तक वो कपड़े तब्दील करके आईं, बख्तावर दरी बिछाकर खाना लगा चुकी थीं। आज भी पानी की तरह पतली दाल और रोटियां दस्तरख्वान पर थीं। चारों बच्चे मां के साथ बैठकर खाने लगे। आकिब ने बमुश्किल एक रोटी खाई और हाथ खींच लिया। आकिब, और रोटी लो ना, बख्तावर ने कहा। नहीं अम्मे, दिल नहीं चाह रहा, मैं सोने जा रहा हूं। 1 घंटे बाद जगा दीजिएगा, मुझे टेस्ट की तैयारी करनी है। कल स्कूल में 2 टेस्ट हैं। ये कहकर आकिब दूसरे कमरे में चला गया। रात 10 बजे जब सिकंदर काम से वापस आया तो बख्तावर ने खाना उसके सामने रखते हुए कहा कि आकिब के टेस्ट हो रहे हैं। वो खाता भी कम है और पढ़ाई का बोझ भी बहुत है। उसे रोज आधा किलो दूध मिलना चाहिए, 1 गिलास सुबह और 1 रात को। सिकंदर ने निवाला मुंह में रखते हुए जवाब दिया कि नहीं बख्तावर, सिर्फ आकिब ही क्यों, दूध आएगा तो चारों बच्चों को मिलेगा। मेरी बेटियां क्या कम मेहनत कर रही हैं? बस दुआ करो कि जल्दी से पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो मैं सऊदी अरब रवाना हो जाऊं। बख्तावर ने पूछा कि तुमने चचा इलियास से बात की? उनके दोनों बेटे दुबई में हैं, पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं। सिकंदर ने जवाब दिया कि हां की थी, वापसी पर उनके यहां से होकर आया हूं। 1 लाख रुपए देने का वादा किया है, मगर इतने में काम नहीं चलेगा, मजीद रकम की जरूरत है। सिकंदर की बात सुनकर बख्तावर परेशान हो गई। कहने लगी कि कब से तुम पैसों का बंदोबस्त करने की कोशिश कर रहे हो और वक्त है कि गुजरता ही जा रहा है। मैं कल भाई से जाकर बात करती हूँ। अब्बा का मकान जो उसने बेचा, उसका मेरा हिस्सा उसने आज तक नहीं दिया। 3 साल हो गए हैं इस रकम से कारोबार करता फिर रहा है, मगर मजाल है जो देने का कभी जिक्र भी किया हो। सिकंदर ने रोकते हुए कहा कि बख्तावर, तुम जाकिर से हिस्से का तकाजा करोगी तो वो यही समझेगा कि मैंने तुम्हें भेजा है। बख्तावर बोली, समझदार है, पर मैं अपना हक मांगने जा रही हूं। पहले इसलिए पीछे नहीं पड़ी कि ऐसी जरूरत नहीं थी। ये कहकर वो खामोशी से खाने लगा। सर्दियों का मौसम था, चूल्हे की गर्मी से उसे सुकून मिल रहा था। बैठे बैठे उसे प्यास महसूस हुई तो उसने खाने से फारिग होकर लेटने का इरादा किया। लेटने लगा तो उसे आकिब किताब उठाए पढ़ता नजर आया। बेटा, रात हो गई है, अब सो जाओ। अब्बू, बस थोड़ा सा याद करना बाकी है, वो बोला। आकिब 4थी जमात में पढ़ रहा था। क्लास में हमेशा वो पहली पोजीशन लेता था। सिकंदर का इरादा था कि वो बाहर जाकर जब सेट हो जाएगा तो आकिब और जीनत को किसी प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवा देगा। बख्तावर उसके साथ वाली चारपाई पर लेट गई थी। बख्तावर, मेरी बेटियों से कहा करो कि मेरे लिए दुआ करें, मैं जल्द अज जल्द सऊदी अरब पहुंच जाऊं। बेटियों की दुआएं कबूल होती हैं, मेरे अब्बा मरहूम कहा करते थे। हाँ, यहां कह रखा है मैंने उनको, बख्तावर ने जवाब दिया। फौरन ही उसका ध्यान अपने भाई की तरफ चला गया। कल उसे हर हाल में जाकर उनसे मिलना था। अगले दिन रात में वो अपने भाई के कच्चे पक्के घर में मौजूद थी। जाकिर बख्श को उसके आने का मकसद मालूम हुआ तो उसने उसे साफ इनकार कर दिया। बख्तावर, तुम क्या समझ रही हो कि मैं दुकान से लाखों कमा रहा हूं? छोटी सी परचून की दुकान है मेरी, जिसमें उधार माल डाल रखा है। दुकान की कमाई में अपने घर का खर्चा मुश्किल से निकल रहा है। मैं तुम्हें कहां से रकम दे सकता हूं? मैं तुमसे उधार नहीं, अपना हिस्सा मांग रही हूं। अब्बा की वफात के बाद तुम्हें खुद मेरा हिस्सा दे देना चाहिए था, मगर तुमने कारोबार का बहाना बनाते हुए उस वक्त इनकार किया था और अब भी कर रहे हो। जाकिर भाई, तुम मेरी मजबूरी को समझो। मुझे अपनी लड़कियों की शादियां करनी है। यहां हमारा खर्च ही पूरा नहीं पड़ रहा, तभी तो सिकंदर सऊदिया जाना चाहता है। उसका लहजा मुल्तजी था। देखो बख्तावर, अम्मा अब्बा ने कोई वसीयत तो की नहीं थी कि तुम इनकी विरासत की हकदार होती, और जब मैंने अब्बा की वफात के बाद घर बेचकर कारोबार शुरू किया था तब भी तुम हिस्से का तकाजा करने चली आई। तुम्हें अगर जरा सा भी एहसास होता तो तुम हिस्सा मांगने ना आती, मगर तुम्हें मुझसे या मेरे बच्चों से क्या उनसियत? जाकिर बोला,
तो बख्तावर, जो पिछले 1 घंटे से उसके साथ बहस कर रही थी, गोया हुई। भाई, मुझे तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का ख्याल ना होता तो 3 साल से खामोश ना बैठी होती। कहीं से आस ना बंधने पर मैं तुम्हारे पास आई हूं। मैं ये नहीं कह रही कि तुम मुझे हिस्से की पूरी रकम दो, मगर फिलहाल इतनी रकम का बंदोबस्त कर दो कि सिकंदर के जाने का इंतजाम हो जाए। बख्तावर बमुश्किल कह सकी। भाई से अपना हक मांगते हुए उसे यूं लग रहा था जैसे भीख मांग रही हो। उसकी भाभी ज़ेबो नखवत भरी नजरों से उसे घूर रही थी। उसने दोनों बहन भाई की गुफ्तगू में मुदाखलत की कोशिश की थी, मगर जाकिर बख्श ने उसे खामोश करा दिया था। ठीक है, मैं कहीं से कुछ बंदोबस्त करता हूं। उसकी रुहासी सूरत देखकर भाई का दिल पिघला था। बोल दे अपनी बहन को, ये जो मुंह खोलकर अपना हिस्सा मांगने आई है, रकम वसूलने के बाद इस घर में कदम भी ना रखे, वरना चोटी पकड़कर बाहर कर दूंगी। ज़ेबो से चुप ना रहा गया तो बोल पड़ी। खुदा हाफिज कहते हुए वो वहां से निकल गई। घर पहुंची तो समरा और फौजिया की सहेली नाइमा अपनी अम्मी के साथ मौजूद थी। वो दवाओं की कंपनी में पैकिंग का काम करती थी और ये बताने आई थी कि उसकी फैक्ट्री में जगह खाली है, अगर वो दोनों चाहें तो वहां काम कर सकती हैं। उनके अब्बू राजी नहीं होंगे, वो तो उन्हें मोहल्ले की दुकान पर जाने नहीं देते। बख्तावर ने सुनते ही मना कर दिया। आखिर उसमें बुराई क्या है? तुम्हारी बेटियां घर पर काम करके भी तो कमा रही हैं, अगर वहां जाकर काम कर लेंगी तो कौन सी बुराई हो जाएगी? नाइमा की अम्मी बोली, बहन आपकी बात दुरुस्त है, मगर मेरे शोहर को पसंद नहीं कि लड़कियां बाहर निकलकर कमाएं। जैसे तैसे खुदा हमारे घर को चला रहा है और आइंदा भी चलाएगा। बख्तावर ने कहा तो वो तासुफ भरी नजरों से घर की हालत देखने लगी, जहां बैठने के लिए एक कुर्सी तक न थी। रकम मिलते ही सिकंदर के सऊदी अरब जाने का बंदोबस्त हो गया। साथ ही उसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई थीं। उसके पास गिनती में चंद सूट थे जो उसने रख लिए थे। जाने से 1 दिन कबल वो पूरा दिन घर पर बीवी बच्चों के साथ रहा था। घर के तमाम अफराद ये सोचकर दुखी थे कि वो बहुत दूर जा रहा है। सिकंदर को रुखसत करते हुए सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। बख्तावर, जो शौहर के काम से देर से लौटने पर परेशान होकर फौरन दुआएं मांगने लगती थी, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए शौहर को बैरून मुल्क भेजने के लिए खुद को जहनी तौर पर तैयार कर चुकी थी। सिकंदर ने सऊदी अरब पहुंचकर अपनी खैरियत से आगाह किया तो बख्तावर पुरसुकून हो गई। दिन तेजी से गुजर रहे थे, महीने सालों में बदलने लगे। रफ्ता रफ्ता उनके घर में खुशहाली नजर आने लगी थी। उसने घर में फर्नीचर डलवाकर रंगो रोगन भी करवा लिया था, जिससे घर का नक्शा ही बदल गया था। वकास को शहर में तालीम हासिल करते हुए कई बरस गुजर चुके थे। उसने बीएड में अपने कॉलेज में पोजीशन हासिल की थी। उसका शुमार होनहार तालिब इल्मों में होता रहा था। अब वो नौकरी की तलाश में था। उसने सरकारी मुलाजमत के लिए इम्तिहान दिया था और नतीजे के इंतजार में था। इसी दौरान मेराजदीन की छोटी बेटी अफीफा की शादी भी तय हो गई थी। एक दिन अफीफा की सास आई और इधर उधर की बातों के बाद बोली कि सुरैया, तुमने अफीफा के लिए कोई सेट वगैरह भी बनवाया है या बेटी को यूं ही रुखसत करोगी? सुरैया बीबी उनके इस सवाल पर परेशान हो गई। बाजी रशीदा, सोने की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं। हम जैसे लोग बेटी को सोने का सेट कहां से दे सकते हैं? उनकी सास बोली, हमारे यहाँ बहुएं सोने के जेवरात के बगैर नहीं आती। मेरी दोनों बहुओं को उनके मेके वालों ने सोने के सेट दिए थे। अब उनके सामने इज्जत बनाए रखने के लिए अफीफा के पास भी तो सोने का जेवर होना चाहिए। वैसे भी वालिदैन जो चीज जहेज में देते हैं उसका फायदा उनकी बेटी को ही होता है। अफीफा की सास कहे जा रही थी और परेशान हाल सुरैया बीबी का जहन भटकने लगा था। अफीफा की शादी के अखराजात ही क्या कम थे कि ऊपर से सोने का सेट। वो यकदम परेशान हो गई। अफीफा की सास के रुखसत होते ही उन्होंने अपनी परेशानी शौहर और बेटे को बताई। मिराजदीन ने कहा कि अब जब शादी की तारीख तय हो गई है तो रशीदा बीबी ने ये एक नया शोशा छोड़ दिया है। वो काफी मुतफक्किर नजर आ रहा था। वक्कास बोला, मैं तो कहता हूं इन्हें मना कर दें। अब ऐसे तो मना नहीं कर सकते। इनको बस दुनिया दिखावे का शौक है। वो कौन सा अपने लिए जेवर मांग रही हैं? मिराजदीन ने कहा, पहले ही मेरी जमीन मलिक सरफराज ने हथिया ली है। कुछ रकम जो उसने दी थी वो मैंने अफीफा की शादी के लिए रख छोड़ी थी। इन पैसों में सेट तो नहीं बन सकता। अब मैं मलिक सरफराज के पास उधार मांगने जाऊं? तो मेरे पास है ही क्या। शुक्र है कि जैसे तैसे करके वकास की तालीम पूरी हो गई, वरना वो भी अधूरी रह जाती। सुरैया बीबी ने कहा, मेरे पास इस मसले का हल है। हमारे जानने वालों में सिर्फ रिफत ही हैं जिनके हालात वक्त के साथ बदले हैं। मैं उनसे बात करती हूँ। अगर वो रकम उधार दे दें तो हमारा मसला हल हो जाएगा। वैसे भी वकास ने नौकरी के लिए दरखास्त दे रखी है। नौकरी मिलने की देर है, हम उनका कर्ज उतार देंगे। वकास बोला, अम्मा, इतनी रकम भला कौन उधार देता है? देख लेना, वो मना कर देंगी। सुरैया बीबी बोली, कोशिश करने में क्या हर्ज है। उन्हें बड़ी आस थी। वो 2 रोज बाद ही अपनी खालाजाद बहन रिफत आरा के घर में मौजूद थीं।
भाई मैंने तो अपनी कुलसूम के जहेज की एक एक चीज रख छोड़ी है, ताकि जैसे ही रिश्ता आए फौरन ही उसे रुखसत कर दूं। एक ही तो मेरी बेटी है, उसकी शादी पर तो मैं अपना हर अरमान पूरा करूंगी। रिफत आरा आधे घंटे से अपनी इमारात का रोब झाड़कर सुरैया बीबी को मरूब कर रही थीं और सुरैया बीबी उनकी हां में हां मिला रही थीं। सुरैया, एक ही बेटा है तुम्हारा, इसकी पढ़ाई पर तुमने इतना पैसा लगा दिया, तुम्हें इसे कोई ऑफिसर बनाना चाहिए था। मेरे जहाजेब को देख लो, इनकम टैक्स ऑफिसर है। तभी तो इतने अच्छे घर में उसकी शादी हुई है, ट्रक भरकर जहेज मिला है। उसके ससुर ने खुद रिश्ता पेश किया था। सुरैया बीबी ने उनके चुप होने पर बात की। आपा, मैं आपके पास एक कर्जी लेकर आई थी। अफीफा के ससुराल वाले शादी की तारीख रख गए हैं, अगले महीने उसकी शादी है। बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी अफीफा तो बहुत खूबसूरत है, तभी तो उसका रिश्ता तय हो गया। मेरी कुलसूम के लिए भी दुआ करती रहा करो, रंगत की वजह से उसका रिश्ता तय नहीं होता, वरने नैन नक्श तो बहुत प्यारे हैं। रिफत आरा ने कतई कलामी करते हुए कहा। सुरैया बीबी ने नरमी से कहा, हाँ जरूर दुआ करूंगी, फिलहाल तो मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अफीफा की शादी सर पर है, पैसे कम पड़ रहे हैं, ऊपर से उसकी होने वाली सास बातों में सुना गई हैं कि उनकी दोनों बहुओं को जहेज में सोने के जेवरात मिले हैं, इसलिए अफीफा को भी मिलने चाहिए। पहले तो मैं उन्हें बहुत सीधी समझ रही थी, मगर लोग जो दिखाई देते हैं वैसे होते नहीं। बेटी की ससुराल में इज्जत रहे, इसलिए सोना देना होगा। आपा, मैं आपसे उधार मांगने आई हूँ, मुझे अफीफा के लिए सेट बनाना है, पैसों की शदीद जरूरत है। वकास ने गवर्नमेंट जॉब के लिए दरख्वास्त दे रखी है, उसकी नौकरी लग जाएगी तो मैं कर्जा उतार दूंगी। सुरैया बीबी का लहजा मुल्तजी था। रिफत आरा ने हामी भर ली कि वो ज्यादा रकम का बंदोबस्त तो नहीं कर सकती, मगर कुछ इंतजाम कर देंगी। अम्मा, सुरैया खाला बहुत जल्दी नहीं चली गई? आपने रोका नहीं उन्हें खाने पर? सुरैया के जाते ही कलसूम ने कमरे में दाखिल होकर पूछा तो रिफत आरा ने उनके आने का मकसद बता डाला। फिर मजीद गोया हुई, मैं सुरैया की जगह होती तो रिश्ता खत्म कर देती। अम्मा, सुरैया खाला ऐसा नहीं कर सकती, इज्जत का मामला है। अफीफा का रिश्ता तोड़ भी दें तो लोग बातें बनाएंगे, आखिर किसको वो मुतमईन करेंगी। अम्मा, आप चाहें तो उनकी मदद कर सकती हैं। आपने जो रकम मेरा सोने का सेट खरीदने के लिए रखी है उनको दे दें, मेरी कौन सी अभी शादी हो रही है। कलसूम बोली और रिफत आरा उसे यूं देखने लगी गोया वो अपने होशो हवास में न हो। कलसूम, तुम्हें अपनी सहेली अफीफा से कुछ ज्यादा हमदर्दी नहीं हो रही? दिमाग चल गया तुम्हारा? पैसे दरख्त पर नहीं उगते, बड़े मेहनत से कमाए जाते हैं। तुम्हारे अब्बा दिन रात मेहनत करते हैं तो मैं कुछ बचत करके तुम्हारे लिए जमा कर पाई हूं, और तुम कह रही हो कि मैं ये रकम सुरैया को दे दूं? बेशक वो मुझसे उधार मांग रही है, मगर इतनी जल्दी तो ना लौटा पाएगी। अगर तुम्हारी कहीं शादी तय हो गई तो फिर हम कहां मांगने जाएंगे? रिफत आरा कतई लहजे में बोली, कहीं मांगने नहीं जाएंगे, खुदा खुद ही बंदोबस्त करेगा। नेकमल कभी रायगा नहीं जाता। मजीद साहब जो कमरे के दरवाजे पर खड़े माँ बेटी की गुफ्तगू सुन चुके थे, अंदर आते हुए बोले, देख लिया आपने, अब तो अब्बा भी मेरी साइड ले रहे हैं। अगर हमारे तुफैल किसी को सुकून मिल जाए, किसी के मसले हल हो जाएं, तो इस नेकी का अजर हमें दोनों जहान में मिलेगा। मेरी बेटी दुरुस्त कह रही है रिफत, अगर इस्तात होते हुए हमने हाथ खींचे रखा तो दिल में एक खलिशी रहेगी कि जो पैसा हमने बेटी के लिए रखा है, अगर अफीफा की शादी की जरूरतों के लिए उधार दे देते तो हो सकता है कि इसके तुफैल खुदा हमारी बेटी के नसीब खोल देता। ठीक है, तुम बाप बेटी जब एक राय हो गए हो तो कर लो नेकी और अपने दिल को दे लो सुकून। रिफत आरा बोली। वो दोनों मुस्कुरा दिए। उसने और बख्तावर ने आकिर के हवाले से बेशुमार ख्वाब देख रहे थे। वो दोनों उसे आला तालीम दिलाना चाहते थे, बल्कि सिकंदर की तो ख्वाहिश थी कि आकिब डॉक्टर बने। वो जब घर पर होता था तो आकिब को एक लम्हे के लिए अपनी नजरों से ओझल ना होने देता था, मगर उसके मुस्तकबिल और बेटियों की शादी के लिए वो परदेस में रह रहा था। उसे यहाँ आए कई बरस हो गए थे। इस दौरान वो 2 बेटियों की शादियां कर चुका था। तीसरी बेटी के फरीजे की अदायगी के बाद उसका इरादा था कि अब वो बेटे की तालीम के साथ साथ अपने लिए भी कुछ रकम जमा करेगा, ताकि पाकिस्तान जाकर कोई कारोबार कर सके। ख्वाब तो उसने बेशुमार देख रखे थे, मगर उनकी ताबीर पाने के लिए पैसा चाहिए था, जिसके लिए वो दिन रात मशक्कत कर रहा था। वो तो मजबूरी थी, वरना वकास के बाबा तो कहते हैं कि आज कर्ज लिया है तो कल वापस भी करना होगा, इसलिए अपनी चादर देखकर पांव फैलाओ। हम तो बस ये चाह रहे हैं कि बेटी इज्जत से रुखसत हो जाए, कल कला को ससुराल वाले ताना न दें। इन लोगों ने तुम्हारे हालात देखकर रिश्ता किया है, इसलिए फिक्र न करो, तुम्हारी अफीफा खुश रहेगी, वो भी मेरी बेटी जैसी है। और हाँ, रकम की फिक्र न करना, जब तुम्हारे पास पैसे हों दे देना। रिफत आरा बोली। और दुआओं में मेरी कुलसूम को याद रखना, खुदा उसके नसीब अच्छे करे और उसका रिश्ता अच्छे लड़के से तय हो जाए।
हाँ हाँ जरूर, सरैया बीबी ने कहा। दुआ तो मैं वकास के लिए कर रही हूं कि उसे जल्द अज जल्द नौकरी मिल जाए ताकि हमारे हालात बेहतर हों। उसकी पढ़ाई पर हमने अपने औकात से ज्यादा खर्च किया है, बड़ी मुश्किलों से उसे शहर भेजकर पढ़ाया है। सरैया, खुदा तुम्हें और महराज भाई को अच्छे दिन जरूर दिखाएगा। तुम दोनों ने अपने बच्चों के लिए अपनी औकात से ज्यादा किया है। अब मुझे ही देख लो, क्या कुछ नहीं किया हमने अपने बेटे के लिए, मगर वो शहर में शादी करके वहीं का हो गया। हमसे नाम का रिश्ता रह गया है उसका। रिफ़त आरा दुखी लहजे में बोली तो सुरैया बीबी को उनसे हमदर्दी महसूस हुई। वकास को उसके आला तालीमी रिकॉर्ड की बुनियाद पर गवर्नमेंट स्कूल में मुलाजमत मिल गई थी। उसकी पोस्टिंग शहर के स्कूल में हुई। वहीं उसने एक घर किराए पर ले लिया और अपने वालिदैन को भी बुला लिया था। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाते। मेराजदीन ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। अब्बा, सरकारी स्कूल में पोस्टिंग अपने बस की बात नहीं होती। वो तो शुक्र है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, वरना मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग प्राइवेट इदारों में पढ़ा रही हैं, जहां मेहनत ज्यादा है और तनख्वाह बहुत कम। वकास ने जवाब दिया। अब जबकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए हो तो एक ही जिम्मेदारी बाकी रह गई है, और वो तुम्हारी शादी की है। बाबा, अभी मुझे नौकरी करते हुए दिन ही कितने हुए हैं कि शादी की आपको फिक्र हो गई। अभी कुछ साल मुझे और कमाने दें, कमाते रहना। 1.5 बरस तो हो गया तुम्हें नौकरी करते हुए। अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी का फरीजा अदा हो जाए। अफीफा की शादी के बाद बमुश्किल मैं घर के कामकाज कर पाती हूँ। बहू आएगी तो घर का इंतजाम संभाल लेगी। अब अम्मा, जब आपने मेरी शादी का तस्करा किया है तो मैं भी अपनी पसंद बता देता हूँ। मुझे रिफत खाला की कलसूम पसंद है, वक्कास बोला। तो वो होंक सी होकर उसे देखने लगी। कलसूम तो नाजों पली लड़की है, हैसियत में वो लोग हमारे हम पल्ला नहीं है। फिर वो तुमसे 2 साल बड़ी है, तालीम भी सिर्फ मैट्रिक है। तुम तो पढ़े लिखे हो, बेहतर होगा तुम अपनी हैसियत के घराने की पढ़ी लिखी लड़की से शादी करो। याद रखो, तुम्हें कलसूम के नाज नखरे उठाने पड़ेंगे। वो गरीब घर की लड़की नहीं है जो रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेगी। और मेही वो क्या खिदमत करेगी। अम्मा, तुम्हारी खिदमत के लिए मैं मासी रख दूंगा। वैसे भी सास ससुर की खिदमत बहू पर फर्ज नहीं है। रही बात उसके कम तालीम याफ्ता होने की, तो मुझे उससे कौन सी नौकरी करवानी है। अब आगे तुम्हारी मर्जी है। सुरैया बीबी सोच में डूब गईं। कलसूम रिश्ते में उनकी भांजी लगती थी, उन्हें वो पसंद भी थी, मगर वो उसे बहू बनाने पर तैयार न थी। ताहम वक्कास की खातिर उन्होंने अपने दिल को आमादा कर लिया था। बहुत मुबारक हो, आकिब 9वीं जमात के इम्तिहानात में बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब हुआ है। हेडमास्टर ने तमाम असातिज़ा को हिदायत दी है कि आकिब पर खास तवज्जो दी जाए। ये खबर बख्तावर ने बड़ी वारफतगी और फख्र से सिकंदर को सुनाई। आखिरी जुमला कहते हुए जज्बात की शिद्दत से उसकी आवाज भरा गई थी। बख्तावर, बस यूं समझो कि खुदा ने हमारी मेहनत का सिला दे दिया है। मैं जो यहाँ तन्हाई के दिन काट रहा हूँ, यूं लगता है जैसे किसी कैद में हूँ। जो वतन से दूर यहाँ पड़ा हूँ, ये खुशखबरी सुनकर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उड़कर घर पहुंच जाऊं और अपने बेटे का मुंह चूम लूं। तुम पूरे मोहल्ले में मिठाई तकसीम करना और स्कूल में भी। वैसे आकिब कहाँ है? सिकंदर का दिल बेटे से बात करने के लिए मचल रहा था। वो तो अभी कोचिंग में है। ये सुनते ही सिकंदर ने मोबाइल बंद कर दिया। रिफत आरा और उनके शौहर ने वक्कास का रिश्ता कुलसूम के लिए कबूल कर लिया था। वक्कास में वैसे भी कोई खामी नहीं थी, सिवाय इसके कि वो हैसियत में उनसे कमतर था। ताहम कुलसूम मामूली शक्लो सूरत की लड़की थी, जिसका रिश्ता तय न होने की वजह से वो सब परेशान थे। वक्कास की कुलसूम से शादी क्या हुई, वो उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करने लगा। वो उसकी किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं करता था। कई बार सुरैया बीबी उसे अकेले में समझा चुकी थी कि वो पैसों की कदर करना सीखे, मगर वक्कास पर उनकी नसीहत का कोई असर न हुआ। अब तो उसे अक्सर अफसोस होता कि उसने उस्ताद बनने का ख्वाब क्यों देखा। अगर वो बैंकर, डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता तो अच्छी तनख्वाह की बदौलत जिंदगी ज्यादा पुरसुकून होती। एक शाम वो कॉपियां चेक करने में मसरूफ था। उसकी आदत थी कि जब वो काम कर रहा होता तो इर्द गिर्द से बिल्कुल लाताल्लुक हो जाता। कुलसूम पास बैठी आलू छील रही थी, मगर उसकी सारी तवज्जो अपने शौहर पर थी। जब वकास ने जनरेटर चेक करने के बाद बंद किया तो कुलसूम बोली कि अब बोर्ड के इम्तिहानात में पास होना मुश्किल नहीं, बस पैसे की जरूरत होती है। सेंटर में नकल करवाई जाती है। भाभी के जानने वालों के कई बच्चे इसी तरीके से पास हुए हैं। उसने वकास से कहा कि भाभी का भतीजा इस साल 9वीं जमात का इम्तिहान देगा। उसके वालिदैन को अंदाजा है कि वो पेपर्स क्लियर नहीं कर पाएगा, लिहाजा वकास सेंटर वही रखवा दे जहां नकल मुमकिन हो। वकास ने सख्त लहजे में जवाब दिया कि यह काम इतना आसान नहीं, इसके लिए मुंह मांगे पैसे देने पड़ते हैं। कुलसूम ने कहा कि पैसों की फिक्र ना करें, वो लोग अमीर हैं, बस काम हो जाना चाहिए। वकास ने इनकार करते हुए कहा कि वो रिश्वत के खिलाफ है और उसूलों पर समझौता नहीं करेगा। कुलसूम ने नरमी से कहा
कि जिंदगी में रिश्ते निभाने के लिए उसूलों की कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर आज वो किसी का काम करेगा तो कल को कोई उनका भी काम करेगा। उसके इसरार पर आखिरकार वक्कास ने रजामंदी जाहिर कर दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे काम उसके लिए मामूल बन गए। इधर आकिब मैट्रिक के इम्तिहानात दे रहा था। आज उसका फिजिक्स का पर्चा था जिसकी उसने खासी तैयारी की थी। रात गए तक वो पढ़ता रहा। उसके जाने के बाद बख्तावर घर के कामों में लग गई, मगर आज उसका दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। उसे घबराहट और बेचैनी महसूस हो रही थी। दोपहर के करीब इत्तिला मिली कि आकिब को किसी लड़के ने चाकू मार दिया है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। वो बदहवासी के आलम में अस्पताल पहुंची, जहां उसे आकिब की मौत की खबर मिली। वहीं वो गश खाकर गिर पड़ी। आकिब को वलीद नामी लड़के ने कत्ल किया था। वो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था जो इम्तिहान में नकल कर रहा था। आकिब ने पहले उस्ताद से शिकायत की, मगर उन्होंने कोई नोटिस न लिया। 11 बजे जब बोर्ड की टीम आई तो आकिब ने वलीद की शिकायत कर दी, जिस पर उसकी तलाशी ली गई और नकल का मवाद बरामद हुआ। बोर्ड ने उसका पर्चा मंसूख कर दिया। इम्तिहान खत्म होने के बाद जब आकिब बाहर निकला तो वलीद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया, जिसमें आकिब शदीद जख्मी होकर जान की बाजी हार गया। सिकंदर पर बेटे की अचानक मौत का गहरा असर पड़ा और वो दिमागी तवाजुन खो बैठा। वो अक्सर घर से बाहर रहने लगा, जबकि बख्तावर बिस्तर से जा लगी। जारा के लिए मां को संभालना मुश्किल हो गया। वो खुद भी अभी कम उम्र थी। यूं एक हंसता बसता घर उजड़ कर रह गया। वो तालिब इल्मों में ना सिर्फ मकबूल था, बल्कि अपने साथियों और दोस्तों के हल्के में भी पसंद किया जाता था। सेंटर टीम में होने के बाइस उसे कॉपियां जांचने और इम्तिहानी मराकिज की निगरानी के लिए मुंतखब किया जाने लगा था, जिसकी वजह से तनख्वाह के अलावा कुछ इजाफी आमदनी भी हो जाती थी। एक रात वो अपने पुराने दोस्त सरमद के साथ एक होटल में बातों में मसरूफ था। वो दोनों बरसों बाद मिले थे और पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। इसी दौरान सरमद ने अचानक कहा कि बातों में कहीं भूल न जाए, ये उसके बेटे और उसके दोस्तों के रोल नंबर हैं। इम्तिहानी कापियां चेक करते वक्त ध्यान रखना कि उनमें से कोई फेल ना हो। ऊपर वाला नंबर उसके बेटे का है, उसे A1 ग्रेड के मार्क्स मिलने चाहिए। उसने मजीद कहा कि तुम्हें तो मालूम है बच्चों का पढ़ने में दिल नहीं लगता, हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं। वकास ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा कि दुरुस्त कहा तुमने, इल्म के हुसूल का शौक तो बस नाम का रह गया है। आज के तालिबे इल्म चाहते हैं कि बगैर पढ़े ही डिग्री मिल जाए। मेरे मजमून में वो तलबा भी पास हो जाते हैं जिन्हें प्रैक्टिकल करना नहीं आता। मैं उन्हें भी कुछ ना कुछ नंबर दे देता हूँ, और जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं उनकी डिवीजन का ख्याल रखकर खुले दिल से नंबर देता हूँ ताकि उनका ग्रेड खराब ना हो। फिर अचानक वकास ने बात का रुख बदला और कहा कि यार, सारिम का कुछ पता है? उसने कनाडा जाकर जिस बेवा से शादी की थी, क्या उसके साथ उसकी शादी चल रही है या नहीं? सरमद सारिम के बारे में बताने लगा और यूं रात गए तक दोनों ने जी भर के बातें की। 1 बजे के बाद वो होटल से निकलने लगे तो सरमद ने एक लिफाफा जबरदस्ती वक्कास के हाथ में थमा दिया। न चाहते हुए भी वक्कास ने वो फूला हुआ लिफाफा जेब में रख लिया। सरमद ने उसे अपनी कार में बिठाया। हालांकि उनके घरों के रास्ते बिल्कुल जुदा थे, फिर भी सरमद ने वक्कास को उसके घर के स्टॉप पर उतारा और खुद अपने घर रवाना हो गया। वक्कास का घर स्टॉप से काफी फासले पर था। सरमद उसे घर तक छोड़ना चाहता था, मगर वक्कास ने इनकार कर दिया। उसे वॉक करना अच्छा लगता था। वक्कास जब सड़क से अपनी गली में मुड़ा तो उसे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। उसकी जेब में कीमती मोबाइल और रकम मौजूद थी, लिहाजा उसने खतरा भांप कर तेज चलना शुरू कर दिया। मगर पीछे आने वाले ने उसे जा लिया और नजदीक पहुंचकर एक तेज नोकीली चीज उसकी गर्दन पर रख दी। उसने कहा कि जरा भी भागने की कोशिश की तो ये चाकू तुम्हारी गर्दन के अंदर होगा। खौफ से वक्कास का खून मुंजमद होने लगा। वो बमुश्किल इतना ही बोल सका कि तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। पैसा, इसके पीछे तो दुनिया में हर गलत काम हो रहा है, वो बोला और चाकू की नोक पर वक्कास को धकेला। उसी लम्हे वक्कास ने बगौर उसका चेहरा देखा जो चांद की रोशनी में वाज़ेह दिखाई दे रहा था। सर के सफेद बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी, आंखों में छाई सुर्खी और मैले कपड़े उसके तंगदस्त और जहनी तवाजुन खराब होने का पता दे रहे थे। सीधे चलते जाओ जिस तरफ मैं कहूं। वो गुर्राया तो वक्कास के कदम खुद ब खुद उसकी हिदायत पर अमल करने लगे। मौत को इतने करीब देखकर उसे जिंदगी बहुत अजीज महसूस होने लगी थी। वो पागल शख्स उसे एक सुनसान ग्राउंड में ले आया, जहां दूर दूर तक किसी जी रूह का नामो निशान न था। सिर्फ आवारा कुत्ते इधर उधर घूमते दिखाई दे रहे थे। उसने बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अपनी जेबें यहां खाली करो। वक्कास ने जेब में मौजूद तमाम अशिया निकालकर बेंच पर रख दी। उनमें वो कागज का टुकड़ा भी था जो सरमद ने उसे दिया था।
वो शख्स रकम और मोबाइल को नजरअंदाज करते हुए कागज उठाकर रुक गया और सवालिया नजरों से उसे देखा। वकास ने सच सच सब कुछ बता दिया। वो शख्स गुस्से से लरजती आवाज में बोला, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसे काम करते हुए। तुम इस पेशे से इसलिए वाबस्ता हुए थे कि इल्म का दिया जलाओ, न कि सौदागरी करो। तुम जैसे लालची लोग महज चंद कागज के टुकड़ों के पीछे भागते हैं और नाअहल तालिब इल्मों को अच्छे नंबरों से पास कर देते हैं। ये उन बच्चों के साथ कितनी बड़ी ज्यादती है जो दिन रात एक करके पढ़ते हैं। उसकी आवाज एकदम भरा गई और आंखों से आंसू झलकने लगे। उसने रुंधी आवाज में कहा, मेरा बेटा जो आज कब्र में सो रहा है, इसकी मौत के जिम्मेदार तुम जैसे उस्ताद ही हैं। क्या कसूर था मेरे बच्चे का? उसने तो सिर्फ उस लड़के की शिकायत की थी जो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था और इम्तिहानी कमरे में नकल में मसरूफ था। मेरे बेटे को इस ईमानदारी की बहुत बड़ी सजा मिली। उसे इम्तिहान गाह से बाहर निकलते ही कत्ल कर दिया गया, ऐसे ही चाकू से जो इस वक्त मेरे हाथ में है। उतार दूं तुम्हारी गर्दन में ताकि तुम इस कैफियत को महसूस कर सको जिससे गुजरकर मेरा बेटा मौत के मुंह में पहुंच गया। देखो, तुम जो कोई भी हो, मुझे तुम्हारे दुख का अंदाजा है, मगर मैं तुम्हारे बेटे का कातिल नहीं हूं। मुझे जाने दो, चाहो तो ये सब पैसे तुम रख सकते हो। वक्कास ने घिघियाते हुए कहा। फितरतन वो एक बुज़दिल इंसान था। ये कागज के नोट मेरे किस काम के? उठाओ लाइटर और लगा दो इन्हें आग। उसने हुक्म दिया और वक्कास ने तामील कर दी। फिर उस शख्स ने वो कागज भी जलते नोटों में डाल दिया और वहशत भरी नजरों से उसे घूरने लगा। सौदागरी नहीं करना चाहता था, बस एक बार कुलसूम के कहने पर ऐसा किया और फिर बगैर सोचे समझे करता ही गया। उसकी नजरों के सामने अपने मरहूम वालिदैन का चेहरा आ गया था, जिन्होंने नामुसाइद हालात में भी उसे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया था कि वो बच्चों का मुस्तकबिल संवार सके, और वो इस ओहदे पर फायज होकर ऐसी सरगर्मियों में मुलव्विस हो गया जो किसी उस्ताद को जेब नहीं देती। वाकई तो माइदा ऐसा काम नहीं करोगे जिससे मेहनत करने वाले बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। उस शख्स के लहजे में बेयकीनी थी। हां, मैं अपने बेटे की कसम कहता हूं। तब वो शख्स हज़यानी अंदाज में हंसा और बोला, जाओ मास्टर, इल्म की रोशनी फैलाओ, अंधेरों को मिटाओ। उसने ये कहते हुए वक्कास की गर्दन पर से चाकू हटा दिया। वक्कास फौरन ही वहां से भाग निकला। उसने मुड़कर भी न देखा कि सिकंदर नामी वो दीवाना शख्स बड़बड़ाते हुए कह रहा था कि इल्म के इस सौदागर को तो हिदायत मिल गई, मगर अभी कई लोगों को रास्ता दिखाना बाकी है।